मार्केट आउटलुक पर खास चर्चा के लिए मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी मौजूद हैं हमारे साथ। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सौरभ मॉर्निंग। जी, ये जो वॉर हुई, क्या उसने मार्केट में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दी या फिर एक मार्केट के समीकरण बदल दिए हैं, गिवन जो हमारे लिए वापस एक इन्फ्लेशन का रिस्क फैक्टर ओपन हुआ है? आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से अनुज, सिचुएशन रीजनेबली सिंपल है। वॉर के पहले भी हमारे देश में अर्निंग्स ग्रोथ में एक स्लो डाउन का ट्रेंड बना था 2-2.5 साल का। वॉर की वजह से हम सबका ध्यान हट गया उस स्लो डाउन से। वॉर में जो मारकाट हुई, जो तेल का भाव चढ़ा, उसकी तरफ ध्यान चला गया। मेरे ख्याल से जब अगर ये तेल का भाव $70-80 के तरफ वापस जाए, अगर वो जाए, मेरे ख्याल से उतना आसान भी नहीं है। अगर $70-80 पे तेल का भाव वापस जाए तो फिर से ध्यान हमारा वापस जाएगा कि अर्निंग स्लो डाउन जो इंडिया में 2-2.5 साल से चल रहा है, उसको कैसे तोड़ के इंडिया निकल पाएगी। वो मुद्दा मेरे ख्याल से काफी जटिल है। जॉब जॉब क्रिएशन इंडिया में लास्ट 3 साल से हमारे रिसर्च के मुताबिक रुक गई है। व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन बेयरली हो रही है। अर्निंग्स ग्रोथ, इसलिए कंजम्पशन ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ दोनों ठप पड़े हैं। तो आई थिंक सरकार का ध्यान, मार्केट का ध्यान होपफुली इस युद्ध के खत्म होने के बाद वापस उन मुद्दों की तरफ जाएगा, रादर दैन ये जो हम हर रोज झेल रहे थे कि तेल $100 है या $120 है। तो इस मुद्दे पे जो हमारा जॉब क्रिएशन का मुद्दा है, इस पे मैंने लास्ट वीक किताब छापी है, इसका नाम है ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट में हमने समझाया है क्या हुआ है इंडिया में लास्ट 10 साल में, स्पेशली लास्ट 3-4 साल में। जॉब क्रिएशन क्यों रुकी है, वेज ग्रोथ क्यों रुक गई है, कंजम्पशन क्यों धीमी पड़ गई है, और इन मुद्दों के इन इश्यूज में निवेशक होके हम लोग क्या कर सकते हैं। तो होपफुली युद्ध खत्म होगी, ब्रेक पॉइंट की तरफ हम सबका ध्यान वापस जाएगा एंड देश को आगे बढ़ाया जाएगा। बट एज आई सेड, मुझे उतना आसान भी नहीं लग रहा। अभी भी जैसे आप, एज यू एंड आई स्पीकिंग, फिर से मारामारी फिर से शुरू हो गई है गल्फ में। एंड मेरे ख्याल से अगले 2-3 हफ्ते में कुछ और ड्रामा बाकी है गल्फ में, बिफोर वी कैन गेट बैक टू बिजनेस एज यूजुअल बैक होम इन इंडिया। ओके सर, ये एक बार बुक का विजुअल वापस दिखाइए जरा, क्योंकि मैं इसमें एक पढ़ रहा था, ये इंटरेस्टिंग है। द क्राइसिस ऑफ द मिडिल क्लास एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। क्या इसको मैं जोड़ देता हूँ, क्या ये एआई बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक पेन पॉइंट बनने वाला है? और आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा इसका एक फैक्टर रहा है पिछले 6 महीनों में, मतलब वॉर वगैरह छोड़ी, उससे पहले से काफ़ी गिर रहा था। तो क्या इसका भी जिक्र किया आपने इस किताब में? और आईटी सेक्टर पर अब आपका व्यू क्या है वैसे? तो देखिए ना, आई थिंक एआई एक तरीके से बहाना बन गया है। हमारे देश में वैसे ही एम्प्लॉयर्स कुछ खास हायर कर नहीं रहे थे। अब एआई बढ़िया सा बहाना बन गया है सबके लिए कि देखिए एआई आ गया है, वो बैंक हो या आईटी कंपनी हो या मीडिया कंपनी हो। अब सारे प्रमोटर्स मुझे बोलते हैं, सौरभ एआई आ गया है, किसी को भाड़ा करने की आवश्यकता है नहीं हमारे पास, अब हम सारा मशीन से काम चलाएंगे। सो सच में वो एआई काम करेगा या वैसे ही प्रमोटर को लोग हायर करने की इच्छा नहीं थी, वो एक डीपर सिलसिला है जो हम किताब में दिखला रहे हैं कि 2020 तक यह मुद्दा इंडिया में नहीं था। 2020 तक व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन जबरदस्त थी। कोविड के बाद 1 साल जॉब क्रिएशन चली। लास्ट 3 साल में व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन ज़ीरो है, ज़ीरो के आसपास है। एंड ज़ाहिर है, अगर हर साल 80 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं और आप उनको आमदनी नहीं दे पा रहे हो, तो रियल वेजेस, लोगों की कमाई पे दबाव आ रहा है। लोग भर-भर के बोरोइंग कर रहे हैं और वो बोरोइंग को चुकाने में अब दिक्कतें सामने आ रही है। तो इसलिए मुद्दा कुछ हद तक एआई से रिलेटेड है, बट मेरे ख्याल से कुछ हद तक एआई से परे भी है। मतलब प्रमोटर्स, इस सीईओज एक बहाना यूज कर रहे हैं एआई का लोगों को ना हायर करने के लिए, बट उसका इकोनॉमी पे इफेक्ट काफी जबरदस्त है। अब आते हैं आईटी कंपनीज पे। मेरे ख्याल से एट वन लेवल आईटी कंपनीज के लिए बढ़िया है, वो विदाउट हायरिंग पीपल। एनुअल रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है कि लास्ट 3 साल में जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज है, उनका हायरिंग जीरो के बराबर हो गया है, मोटा मोटी जीरो है। शायद 5-10 लोग ले रहे हैं, बट इफेक्टिवली जीरो है। तो अगर वो ज्यादा काम कर सके कम लोगों के साथ, एंड एचसीएल टेक के सीईओ ने बोला है दे वांट टू डू डबल द वर्क विद हाफ द पीपल, तो जाहिर है उनकी प्रॉफिट मार्जिन में उछाल दिखेगी। जहां पे दिक्कत उनको आ रही है और आती रहेगी, इस टॉप लाइन ग्रोथ आना मुश्किल हो जाएगा। जो विदेश के फॉर्च्यून 500 के बड़े बड़े कंपनीज है, वो काम कम देंगे, भले ही उस काम पे मार्जिन थोड़ी सी ज्यादा कमा पाए। सो हमारे पोर्टफोलियो में आईटी सर्विसेज है, डिफेंसिव प्ले के नाते। रुपी गिरती रहेगी तो जाहिर है आईटी सर्विसेज की अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी बेटर दिखेगी बिकॉज ऑफ द रुपी डिप्रिसिएशन। बट हमें जो गोल्डन पीरियड था आईटी सर्विसेज का, वो करीबन 2015-16 में खत्म हुआ, 20 तक खींचते रहे। अब आई थिंक आने आने वाले वर्षों में टॉप लाइन ग्रोथ की दिक्कत रहेगी, भले ही मार्जिन में
बढ़ोतरी दिखे, बिकॉज दे विल रिप्लेस पीपल विद एआई एंड गेट मोर वर्क डन। सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आपने शुरू में जिस क्रूड की स्टोरी पे थोड़ा सा हमें आगाह किया, मान लीजिए प्राइसेस सौरभ जी बहुत दिन तक सेटल ना हुए तो ये एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर सब जगह अगर आप देखें इन्फ्यूज कर देंगे। आपका टेक ऐसे में रेट सेंसिटिव्स और उसमें भी सबसे प्रमुख बैंकों में क्या? अब बैंकों में चर्चा का विषय ये है सौरभ जी कि प्राइवेट बैंक्स इतना टूटे इस बार, इतना टूटे कि पूछिए मत। मैंने HDFC बैंक की तो शक्लो सूरत बदल दी, हालांकि वहाँ बैंक स्पेसिफिक इश्यूज भी थे कुछ। योर टेक ऑन स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, जो किसी भी अगर आप देखें बुल रन का एक पिलर होता है, प्राइवेट बैंक्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? हाँ जी, सो प्राइवेट बैंक्स पे आने से पहले वीरू एक मुद्दा मैं छेड़ता हूँ। मेरे ख्याल से गैस का प्रॉब्लम मोर सीरियस है क्रूड के प्रॉब्लम। क्रूड में प्रॉब्लम है बट भाव का प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी की इशू नहीं है। भारत सरकार ने OMCs ने अच्छा काम किया, अवेलेबिलिटी की क्रूड की दिक्कत उतनी बुरी नहीं है। गैस में दिक्कत काफी जबरदस्त है। मार्च का महीना हमारे काफी सारे इन्वेस्टी कंपनीज का ऑलमोस्ट आधा धंधा बंद हो गया मार्च के महीने में, बिकॉज गैस की उपलब्धि जीरो के आसपास थी सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। सो गैस की उपलब्धि कितनी जल्दी इंप्रूव करती है बहुत अहम है मेरे ख्याल से अप्रैल में जून वाले क्वार्टर के लिए। और वहां पे जब जो अभी तक मुझे संकेत मिल रहे हैं कि उतना फटाफट गैस की उपलब्धि शायद इंप्रूव ना हो जाए जितना शायद मार्केट उम्मीद में बैठा है। अब आता हूं आपके प्राइवेट बैंक्स एंड ब्रॉडर लेंडिंग के क्षेत्र में। मेरे ख्याल से एसेट क्वालिटी प्रेशर्स आर फार ग्रेटर। एसेट क्वालिटी का जो दबाव है, एनपीए का जो बिल्डअप है वो फार ग्रेटर है। आई थिंक मार्केट अंडर एस्टिमेट कर रही है और मिसअंडरस्टैंड कर रही है कितना सीरियस मुद्दा रिटेल लेंडिंग में बन चुका है। सो वो बैंक हो या एनबीएफसी, आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स रेस्ट FY27 में फार ग्रेटर आएंगे एंड देयरफॉर स्टॉक प्राइसेस पे उसका एक दबाव आएगा। साथ ही साथ अगर आरबीआई रुपी को डिफेंड नहीं कर पाया थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन, देन एट सम स्टेज इन FY27 आरबीआई को रेट हाइक करने की आवश्यकता होगी। होपफुली 6 महीने बाद होगी रादर देन 3 महीने बाद। बट जब रेट हाइक साइकिल शुरू होगा, आई थिंक उसके लिए भी जो निम कंप्रेशन आएगी वो भी मेरे ख्याल से मार्केट के एस्टिमेट्स में नहीं है। सो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोलूं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलूं या एनबीएफसी बोलूं, आई थिंक हम उस पार्ट ऑफ द साइकिल में आ चुके हैं जहां पे बहुत एसेट क्वालिटी पे और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर दिखेगी। और आपका पॉइंट सटीक है, बिकॉज मार्केट का 30% तो फाइनेंशियल सर्विसेज ही बनता है। तो वहां पे अगर प्रेशर बरकरार रहेगी तो इंडेक्स लेवल पे आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा FY27 पे। सौरभ जी, कुछ शब्द अगर आप चुनाव करें उनका, अगर उसको संबोधित करने के लिए, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेंथ या फिर हाइडिंग प्लेसेस या फिर कह रहे थे दैट्स कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ। आपका हमेशा एक झुकाव डायग्नोस्टिक, फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स की तरफ रहा है। क्या वो एक बेटर हाइडिंग प्लेस है या फिर एटलीस्ट एक अच्छी रीजनेबल ग्रोथ देने के लिए पॉइज्ड है क्या यहाँ से? सो हम 3 चीजें कर रहे हैं, लास्ट 1 महीने में करते आए हैं। होपफुली नेक्स्ट 3, 4, 5 महीने भी ये स्ट्रैटेजी चलेगी। पहला है जो सिंपल डिफेंसिव क्षेत्र हैं, फार्मास्यूटिकल में निवेश किए जा रहे हैं। फार्मा में जो सप्लाई चेन है उसमें पैसा लगाए जा रहे हैं। वहां पे बहुत एक्सपोर्ट के नजरिए से फायदा है, करेंसी के नजरिए से फायदा है। एंड ऐसे डिफिकल्ट इकोनॉमिक माहौल में फार्मा में दिक्कतें कम आती है। दूसरा, जैसे हमने जिक्र किया, आईटी में भी पैसा लगाए हैं। लास्ट 1 महीने में भी पैनिक में उतना बेचे नहीं है हम आईटी। जो एआई का पैनिक चला था जैन फेब में, उतना आईटी बेचने को हमको जरूरत दिखी नहीं। तो थोड़ा बहुत आईटी का जो रुपी डिप्रिसिएशन आ रहा है उसका भी फायदा दिख रहा है। और तीसरा, कुछ हद तक जहां पे कंजम्पशन स्टॉक्स में कुछ सस्ते मिल रहे हैं, वो अभी भी मुश्किल है। अभी भी कंजम्पशन स्टॉक्स के वैल्यूएशन मुझे महंगे लग रहे हैं। बट जहां पे अगर एक आध सस्ता दिख रहा है, हम पैसे लगा रहे हैं। बट फार्मा, आईटी फॉलोड बाय लिटिल बिट ऑफ एफएमसीजी, वहां पे हमारा एक डिफेंसिव नजरिया। दूसरा हम कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि एज द रुपी मूव्स टुवर्ड्स 100, एज द एफटीएस, जो पीयूष गोयल जी ने जो एफटीएस नेगोशिएट किए हैं वो 1 साल बाद शुरू होंगे। और जैसे वेस्ट और चाइना की रिलेशनशिप बिगड़ती जाती है, हमारे देश में मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा मौका आ रहा है। राइट, हमको बड़ा मौका दिख रहा है और हम उसके आसपास काफी सारा रिसर्च करके कंपनीज खरीद रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यूएशन पिट रहे हैं, कुछ 15P की तरफ जा रहा है, कुछ 20P की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे वैल्यूएशन पिट रहे हैं, टेक्सटाइल कंपनीज, ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स, कुछ ऑटो OEM, फार्मा कंपनीज, यहाँ पे हमको मौके अच्छे दिख रहे हैं। आई थिंक मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स इंडिया के अगले 10 साल की बड़ी बड़ी कहानी होगी। और आज से 10 साल बाद काफी सारे निफ्टी में प्लेयर्स होंगे जो मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स के आसपास उनका बिजनेस आधारित होगा। और तीसरा, जो लास्ट 4 साल से बात किए जा रहा हूँ,
हम दबा के वेस्टर्न मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं, स्मॉल एंड मिड कैप इन यूरोप, स्मॉल एंड मिड कैप इन कनाडा, इन यूएसए, इन ताइवान, वहां पे लगा रहे हैं, डिफेंस में लगा रहे हैं, पावर में लगा रहे हैं, एरोस्पेस में लगा रहे हैं, एआई का जो डेटा सेंटर बिल्ड आउट है। तो लास्ट 4 साल से वो जो पैसा लगाए हम यूरोप और अमेरिका और ताइवान में, उसका अच्छा पैसा बनाए, बिकॉज वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं और वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ मोटा मोटी इंडिया से 2 से 3 गुना है। आपको 15 पी, 16 पी, 17 पी में अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं यूरोप, अमेरिका और ईस्ट एशिया में। ओके सौरभ जी, एक स्टॉक जहां लगातार लोज बने हैं और अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी सवाल उठे हैं, HDFC बैंक, क्योंकि एक आपका काफ़ी फेवरेट स्टॉक रहा है और आई एम श्योर काफ़ी पेन पॉइंट भी रहा है आपके लिए। और और आपकी हंसी से आपको लग रहा है कि आपको शायद पता था कि मैं सवाल पूछूंगा आपसे, लेकिन आपने इन डेवलपमेंट्स को कैसे देखा है और अब आपका क्या व्यू होगा इस पर? तो जैसे इत्तेफाक से अनुज, जब वो मुद्दा टूटा तब मैं टीवी में किसी दूसरे चैनल पे था, तो और शशि जगदीशन जी और वो सारे उनके कोलीग्स ने, केके मिस्त्री जी ने वो कॉल किया पूरे मार्केट के साथ, और इत्तेफाक से मतलब मैं किसी टीवी चैनल पे था, मैंने तभी बोला और अभी भी, और 2-3 हफ्ते मैंने पूछताछ भी की, कुछ मुझे गवर्नेंस का पंगा नहीं लग रहा है, राइट? जो आरोप लगाया गया है कि कुछ अनएथिकल है। मैं 10 साल से करीबन शेयर होल्डर हूँ HDFC बैंक में, जैसे आप बोल रहे हो, बड़ा पोजीशन रहा है, अभी भी है। कुछ साल अच्छे गए हैं, कुछ साल बुरे गए हैं हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ पैसा कितना बना है, बट कुछ और 1-2 मुद्दे हैं HDFC बैंक में जो एड्रेस किए जा सकते हैं, बट अनएथिकल मेरे ख्याल से थोड़ा अजीब सा एलिगेशन है। और ब्रांच पे जब मैं घूमता रहता हूँ HDFC बैंक के ब्रांचेस में या दूसरे बैंक के ब्रांचेस में, मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि ये कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, और ना ही हमारे जो फोरेंसिक अकाउंटिंग में जो हम काम करते हैं, हमको नंबर्स में कुछ त्रुटि दिखती है। ये साफ जाहिर है कि कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जाहिर है बोर्ड रूम में है, नहीं तो इतना बड़ा झगड़ा पूरे पब्लिक डोमेन में नहीं होता। बट जहां तक मुझे दिख रहा है, बोथ सेबी और आरबीआई का सपोर्ट भी बैंक के बोर्ड को है। अगर सेबी और आरबीआई को कुछ चेतावनी देनी होती बैंक के बोर्ड को या हम जैसे निवेशकों को, वो दे चुकी होती। सो रेगुलेटर्स का सपोर्ट है। जहां तक मैं बैंक के स्टाफ से बात करता हूँ, स्टाफ में भी कुछ ऐसा डिस्कंटेंट नहीं है। इकोनॉमी में दिक्कतें हैं जो हम डिस्कस किए लास्ट 10 मिनट में, उस दिक्कतें का कुछ हद तक HDFC बैंक को भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा, बट अनएथिकल वाला मुद्दा हमको यहाँ पे रेलेवेंट नहीं लगता। कुछ और मुद्दे हैं जो HDFC बैंक को झेलने हैं, बट गवर्नेंस और एथिक्स में मुझे यहाँ पे इशू नहीं लग रहा। और जो कमजोरी आई थी स्टॉक प्राइस में, उसका हमने थोड़ा बहुत फायदा उठाया है, और अगर आगे जाते हुए हमको लगे कि इकोनॉमिक वीकनेस में HDFC बैंक मार्केट शेयर गेन करेगी, बाय द वे वो एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे इकोनॉमिक हालात बिगड़ते जाते हैं, HDFC बैंक के मार्केट शेयर गेन की संभावना बढ़ती है। अगर वैसी देखिए वैल्यूएशंस अनडिमांडिंग है, हम पोजीशन बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे थ्रू F27। ऑलराइट सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपकी इस बुक के लिए। होपफुली जल्दी पढ़ें इस बुक को, और कोशिश होगी इस बुक को निपटाने की। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए।